distribution factor or pitch factor, and KD was equal to, KD की वैल्यू क्या थी उस टाइम पर? अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज KD हमने इवेलुएट किया था एज साइन ऑफ m बीटा बाय 2 अपॉन m साइन ऑफ बीटा बाय 2, वेयर बीटा क्या था? was एंगल subtended at मतलब ओरिजिन या सेंटर कह लो, ठीक है, बाय ईच स्लॉट। ये तो बीटा की डेफिनेशन हमने, बीटा हम इवैल्यूएट करें तो कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू 360 बाय दैट इज नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है, जितने स्लॉट होंगे उतना हमारे पास बीटा एंगल होगा। एंड एक चीज आई थी m वाज इक्वल टू स्लॉट्स पर पोल पर फेस, ठीक है। तो दिस वाज आइडेंटिफाइड एंड केपी वाज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, वेयर अल्फा क्या था? द एंगल बाय विच द वाइंडिंग वाज शॉर्ट पिच्ड, या शॉर्ट पिच एंगल कह लेते हैं हम, शॉर्ट पिच्ड एंगल, ठीक है। तो अब जो हमारी नेट ईएमएफ हो जाएगी इक्विवेलेंट, जो टोटल इन सब चीजों को अगर हम कंसीडर करें तो ईएमएफ जो होगी हमारे पास, ठीक है, ईएमएफ स्पेशली टॉकिंग अबाउट आरएमएस वैल्यू अगर हम इवेल्युएट कर लें तो हमारे पास हो जाएगी 4.44 पाई एफ टीपीएच इंटू के डब्ल्यू, वेयर के डब्ल्यू हमारे दो हो गए केपी इंटू के डी, ठीक है। तो दिस इज द ईएमएफ। जब आप किसी भी जनरेटर की ईएमएफ इवेल्युएट करेंगे तो हम इसी चीज को इवेल्युएट करेंगे एवरी टाइम, ठीक है। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हुई कि व्हाट डू यू मीन बाय ईआरएमएस वैल्यू एंड मतलब कैसे हम इस चीज को इवेल्युएट करते हैं, ये चीज आपके पास इतनी ही थी, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं हम। तो सर ये लास्ट वाली लाइन में देखिए नीचे बेटा Kp इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, आप इस चीज को इवेल्युएट कर चुके हो, मैं केवल फॉर्मूला में आपको बता रहा था, मेमोराइज कर रहा था। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आई विल बी केयरफुल फॉर दीज लाइंस, मैं नीचे कुछ ना लिखूं, मैं ऐसा देखूंगा, ठीक है। आपने ये चीजें आपने कर ली हैं, दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड ऑल। आगे हम देखते हैं। यस सर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ माय जनरेटर, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट आपने पढ़ी भी होगी बेसिक्स, मतलब आपने जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी थी तो उसमें आपने इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर की एज वेल एज मशीन की पढ़ी थी, तो कुछ कुछ वहीं से रिलेशनशिप लेते हुए हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। अब होता क्या है, देखो अगर हम जनरेटर कंसीडर करते हैं, ठीक है, हमें इवेल्युएट करनी है द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर की इक्विवेलेंट सर्किट हमें इवेल्युएट करने के लिए हमें कैसे करना है? देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरेटर को रन करते हैं सिंक्रोनस स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने के बाद हम उसको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, एंड वंस द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस हुई है ईएमएफ, उस ईएमएफ मतलब जो ईएमएफ है आपकी डेवलप हुई है उसको हम कंसीडर करते हैं लेट ई पी एच आर एम एस इज द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, ठीक है।
तो ई आर एम एस इज द वैल्यू प्रोड्यूस्ड। तो अब इसके बाद क्या है, हमें इवैल्यूएट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल वोल्टेज विच इज बीइंग मतलब प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट इसी से कंपोज की जाती है, उसके पैरामीटर से कंपोज की जाती है। मान लिया हमारे पास जो आर्मेचर है, आर्मेचर में हमने एक ईएमएफ डेवलप की जो कि हमारी नो लोड ईएमएफ है। वंस दिस नो लोड ईएमएफ इज बीइंग डेवलप्ड, उसके बाद इसमें ड्रॉप्स होने शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे ड्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि कुछ ड्रॉप्स वाइंडिंग है, वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा। नेक्स्ट थिंग, लीकेज भी होगा। ऐसा नहीं है कि 100% फ्लक्स इज बीइंग कन्फाइंड टू द कोर, और ये कह लो कि आर्मेचर लिंकेज नहीं होगा 100%। तो जब 100% आर्मेचर लिंकेज नहीं हो रहा है, मतलब जब टोटल फ्लक्स इज नॉट बीइंग लिंकिंग विद द कॉइल्स, तो कुछ लॉसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा आता है लीकेज रिएक्टेंस, यानी जिसे हम कहते हैं एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इंटरनल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आर्मेचर कोर हो गया, कोर के अंदर कोर लॉसेस हो रहे होंगे एंड वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज समझनी है, हमें ये समझना है कि ईएमएफ डेवलप कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ईएमएफ डेवलप होती है हमारी आर्मेचर में, जो कि आर्मेचर प्लेस होता है हमारा स्टेटर फील्ड पे, स्टेटर पे। ठीक है, तो स्टेटर में जो ईएमएफ डेवलप हुआ, ठीक है, अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि लेट द ईएमएफ इज बीइंग डेवलप्ड एज ईपीएच। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लॉसेस हुए वो हुए रेजिस्टेंस में एंड कुछ लॉसेस हुए रिएक्टेंस में। ठीक है, एंड आउटपुट हमें मिलता है एज वीपीएच। ठीक है, हम फेज वैल्यू की बात कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज हमने फेज में ही ली है। लेट द जनरेटेड ईएमएफ इज आरपीएच, तो आर रेजिस्टेंस है हमारा आरपीएच, एक्स पीएच हमारा रिएक्टेंस है। ठीक है, वी कैन कंसीडर इट समथिंग एल्स ऑल्सो। अब जैसे जैसे हमारा जनरेटर पे हम लोड डालेंगे, दिस वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ से करंट ड्रॉ करेंगे, या ये कह लो आई एल ड्रॉ करेंगे, जब हमारे पास आई एल ड्रॉ होने लगेगा तो हमारे पास क्या होगा, कोर के अंदर कुछ सर्टेन रिएक्शंस होंगे, यानी कुछ चेंजेस आएंगे। क्या वो चेंजेस आएंगे, दैट इज बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि उसकी वजह से ही हम ये निकाल पाएंगे कि एक हमारे पास और रिएक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एक्स ए आर। ठीक है, लेटर यू विल नो कि व्हाट इज एक्स ए आर, ये होता है रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो इसके लिए पहले पढ़ते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है। तो टोटल हमारे पास हो गया ZPH, which is given by RPH plus J times of XPH plus XAR। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन एंड कैसे ये इफेक्ट होता है। आपने इसका बेसिक्स आपने पढ़ लिया है, मशीन 1 में आपने पढ़ा होगा आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आई वांट टू नो कि आप आर्मेचर रिएक्शन जो डीसी मशीन्स में आपने पढ़ा है कितना पढ़ा है। ठीक है, चलिए, आर्मेचर रिएक्शन बताएं। आर्मेचर रिएक्शन में आई वांट टू डिस्कस विद यू, आर्मेचर रिएक्शन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा सा बेसिक्स वहीं पे लेते हैं। लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक डीसी मशीन है। ठीक है, हमारे पास एक डीसी मशीन है। डीसी मशीन
ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक डीसी मशीन है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग एन आर्मेचर। डीसी मशीन में डिफरेंस क्या है कि आर्मेचर इनसाइड होता है और फील्ड बाहर होती है, ठीक है। बट हेयर इन आर केस जब हम सिंक्रोनस जनरेटर्स पढ़ेंगे सर तो यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रही है। स्क्रीन आ में तो रही है, आ रही है सर। आ गई आ आ रही है गई आ सर। गई आ गई, ठीक है। बट आर्मेचर रिएक्शन में क्या, सॉरी मतलब डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन में आर्मेचर अंदर होता है और फील्ड बाहर होती है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स उल्टा होता है, आर्मेचर इज ऑफनली प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, जबकि फील्ड जो होती है वो रोटर पे होती है। क्यों? क्योंकि हम फील्ड जो देते हैं वो टू स्लिप रिंग्स की हेल्प से देते हैं, जो कि डीसी होती है, perfectly DC in nature, and it depends the number of poles it is carrying, यानी कि रोटर पे कितने पोल हैं उस पे डिपेंडेंट है हमारे कितने पोल्स, मतलब जो है कि ईएमएफ किस नेचर की डेवलप होगी। तो फिलहाल हम पहले वहीं से आर्मेचर रिएक्शन लेते हैं कि वहां से आर्मेचर रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो मान लिया, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक फील्ड है स्ट्रेट, ठीक है, विच इज फाई एफ, ठीक है। एक स्ट्रेट फील्ड है, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, ये साउथ पोल मान लेते हैं, ये लेट अस कंसीडर, ये वैसे एक्चुअल में नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, ठीक है। तो टू फेज मशीन ही कंसीडर करते हैं, ज्यादा कंसीडर करेंगे तो इट विल बी अ टिपिकल प्रॉब्लम फॉर अस, तो इसलिए हम टू फेज ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब जब हमने टू फेज कंसीडर किए तो हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब नॉर्थ से साउथ हमारा मेन फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। अब जब ये जा रहा होगा तो यहाँ पे हमारे पास रोटर पे कंडक्टर्स होंगे कुछ, एंड यहाँ पे भी कुछ कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। ये कंडक्टर्स इस फ्लक्स को इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये इंटरैक्ट करेंगे एंड दिस इज रोटेटिंग, कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, तो फ्लक्स चेंज इन कंडक्टर्स में होगा। तो जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा, या तो इसमें डॉट, मतलब या तो करंट इनवर्ड्स डेवलप होगा या आउटवर्ड्स डेवलप होगा। लेट अस कंसीडर इनवर्ड्स करंट डेवलप हुआ है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाय डॉट नोटेशन, यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, एक साइड इनवर्ड एक साइड आउटवर्ड। अब क्या होगा, अब ये जो है कंडक्टर्स, इनमें करंट डेवलप हो गया तो ये भी अपनी एक फील्ड डेवलप करने लगेंगे। तो जब ये फील्ड डेवलप करने लगेंगे, इस फील्ड का नेचर कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। तो जब इस टाइप का नेचर होगा, अब देखो ये फ्लक्स सीधी आ रही थी, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं था, तो ये स्ट्रेटली पास हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे भी फ्लक्स जब डेवलप होगा तो ये फ्लक्स कुछ इस तरीके से डेविएट हो जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, देन यहाँ से, एंड फाइनली ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ये करंट लोड बढ़ाते चले जाएंगे, तो दिस करंट इज एग्जैक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लोड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते चले जाएंगे, लोड के साथ साथ, ठीक है, ये करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, करंट की वैल्यू के साथ साथ ये फ्लक्स बढ़ता चले जाएगा, एंड मोर दिस फ्लक्स गेट्स डेविएटेड, ठीक है। तो एक्चुअल में आर्मेचर रिएक्शन क्या है, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इस फिनोमेनन को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि क्या है, ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो एक फ्लक्स का सुपर इम्पोज होना दूसरे फ्लक्स पे, दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। कौन कौन से दो फ्लक्स हैं, ये हो गया हमारे पास फील्ड फ्लक्स, एंड दूसरा है हमारे पास आर्मेचर की वजह से, तो आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो होता है इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको हम कहते हैं जीएनपी, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। एंड ये जो है इसको हम कहते हैं, जितना डेविएट हो रही है इसको हम कहते हैं एमएनए, ठीक है। अगर मेरी मशीन नो लोड पे है, यानी कि अंडर नो लोड कंडीशन, जीएनए और एमएनए एक ही लाइन पे होते हैं,
ठीक है। जैसे जैसे मैं लोड डालूंगा MNA मेरी शिफ्ट होती चली जाती है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ MNA फ्रॉम GNA इज नथिंग बट टर्म्ड एज आर्मेचर रिएक्शन। तो बहुत इसमें बहुत डेफिनेशंस मिलेंगी आपको इस रिगार्डिंग में कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्मेचर रिएक्शन। तो सारी डेफिनेशंस यहां पे कवर करनी है। कैसे कैसे कवर करनी है? पहला ये कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ओवर फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। सेकेंड थिंग, डेविएशन ऑफ MNA फ्रॉम GNA इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। ये भी चीज है, ठीक है। एंड गेट क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस चीज को पूछा जाता है बार बार कि ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। या अलग अलग फॉर्म्स से हम आर्मेचर रिएक्शन की इक्वेशन इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनन्स, मतलब डिफरेंट तरीके से आपसे बार बार पूछेगा। आपको अगर सिंपल पूछना होता तो उसे गेट नहीं कहते। गेट के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। लाइन वही है, फिनोमिनन वही है, बट पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट फिनोमिनन मतलब तरीका होता है तो आपको वहां पे अंडरस्टैंडिंग जितनी हुई है आपकी उसको इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपने पढ़ ली, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अब इसी सेम चीज को, ये DC मशीन थी, इस सेम चीज को हम AC मशीन पे भी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। AC मशीन पे इंप्लीमेंट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, आपको चीजें पता लग गई होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो लेट मी नो, क्योंकि अगर मैं जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आगे आगे बढ़ूंगा, दीज थिंग्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपने पढ़ा है केवल इफेक्ट होता है आर्मेचर का ऑन फील्ड फ्लक्स। अब आप पढ़ोगे सर क्या? हाँ बेटा। सर ये डेविएशन हो क्यों रहा है? डेविएशन हो रहा है बिकॉज यहां पे पहले करंट नहीं था, अब करंट डेवलप हो गया। तो जब ये करंट डेवलप हो जाता है, करंट डेवलपमेंट की वजह से यहां पे दिस एक्चुअल में ये जो फ्लक्स आ रहा है दिस गेट्स शिफ्टेड, ठीक है। ठीक है बेटा, मतलब जब जब तक यहां पे करंट नहीं था, अगर मैं इस रोटर को यहां से हटा दूं तो यहां से फ्लक्स चलेगा सीधा सीधा आ जाएगा साउथ पोल पे। लेकिन अगर मैं इस रोटर को प्लेस कर दूं एंड रोटर को कुछ थोड़ा करंट मैं सप्लाई कर दूं, यानी कि मैं जनरेटर से मैं थोड़ा बहुत लोड ले लूं, तो यहाँ पे जो करंट होगा उनकी वजह से भी आर्मेचर का फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। जब आर्मेचर का फ्लक्स डेवलप होगा तो शिफ्टिंग हो जाती है किसकी, द फील्ड, ठीक है। इस फील्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, सीधा आना था अब थोड़ा सा मुड़ के आता है, ठीक है। क्लियर? ठीक है लोड करंट की यस वजह सर। से, ठीक है। चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। अभी इन AC मशीन्स में क्या होता है इसका इफेक्ट। तो AC मशीन्स में जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे पास जो फील्ड होती है, द फील्ड इज ऑन, फील्ड किस पे होती है AC मशीन्स में? फील्ड बेटा फील्ड किसके ऊपर होती है? आर्मे रोटर पे, स्टेटर पे? मनोज हाँ सर। प्रेजेंट हो ना सारे? यस यस सर। बेटा यस यू आर, सर। नोबडी इज रिप्लाइंग, क्या बात है? सर सब प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो है प्रभात, लेकिन बाकी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, सर यही है सब। अच्छा तुम भी आए, चलो बढ़िया है। सब तो यही भाई है सर। रिप्लाई तो करो, मैं कुछ पूछ भी तो रहा हूँ उसका रिप्लाई भी तो करो। क्यों सब लोग चुप हो गए? जब सर पूछने रोटर पे होती है। रोटर पे रोटर रोटर पे होनी चाहिए। रोटर पे। हाँ ठीक है। लेट अस कंसीडर हमारे पास ये 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर फेज ए, ये 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं फॉर फेज ए डैश, यानी कि उसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है। देन दिस इज अवेलेबल एज बी, this thing is available as B dash,
दिस थिंग इज अवेलेबल एज C एंड दिस थिंग इज अवेलेबल एज C डैश। ठीक है, डायग्राम क्लियर है? ठीक है, अब लेट अस कंसीडर ये जो मेरा रोटर है इस पे मैंने क्या किया है, डीसी फील्ड प्रोवाइड करी है कहीं से बाहर से। मैं इंटरनली ही सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं थ्रू स्लिप रिंग्स हम इसको बाहर से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो हम लेट अस कंसीडर कि हमने एक फिक्स्ड डीसी सप्लाई इस रोटर को प्रोवाइड करी है जिसका नेचर है नॉर्थ एंड जिसका नेचर है साउथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं मान रहा हूं कि मेरी जो डायरेक्शन है फाई एफ की वो अपवर्ड्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मेरा वो जा रहा है रोटर, उसी डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं मेरा फ्लक्स है। अब देखो यहाँ पे ईएमएफ वुड बी डेवलप सिंस यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज लिंकिंग, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ। ठीक है, कुछ करंट यहाँ जाएगा ऐसे करके और कुछ यहाँ से आएगा ऐसे करके। ठीक है, 90 में यानी कि इन वाइंडिंग्स में इन पार्ट में कोई भी करंट डेवलप नहीं होगा, ईएमएफ डेवलप नहीं होगी। जो भी डेवलप होगा वो फ्रंट एंड पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ। ठीक है, एंड यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक। ठीक है, वो बात का पार्ट है, वी विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स लेटर। तो अब क्या है, दिस इज माय फ्लक्स इज बीइंग डेवलप्ड अपवर्ड्स। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा करंट है, करंट जनरेटर है, सिंस दिस इज अ जनरेटर, हम जनरेटर का कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास आर्मेचर में जो करंट होगा IA, दैट इज बिकॉज ऑफ लोड करंट IL। ठीक है, मैं मान लेता हूं दिस लोड करंट इज प्राइमरली ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, दिस लोड करंट इज प्राइमरली ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, पहली चीज, इट कैन बी लैगिंग। ठीक है, नंबर 2, इट कैन बी यूनिटी। ठीक है, एंड नंबर 3, इट कैन बी लीडिंग। तो हमारे पास जो करंट मतलब प्रोड्यूस होता है वो 3 टाइप का हो सकता है, इट कैन बी लैगिंग, इट कैन बी यूनिटी, इट कैन बी लीडिंग। ठीक है, तो हमें यही चीज प्रिटेंड करनी है। लैगिंग कैसे होगा, माय ईएमएफ डेवलप्ड, लेट अस कंसीडर ईएमएफ डेवलप्ड मेरी यहाँ है, तो इससे 90 डिग्री मेरा लैगिंग करंट होगा आई। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज EA, लेट अस एंड दिस इज IA। ठीक है, ये है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री करंट। ठीक है, 90 डिग्री लैगिंग हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो 90 डिग्री करंट लैगिंग में बनता है। अब जब यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हो रहा होगा तो यहाँ पे इंस्टेंटली EMF EA विल बी प्रोड्यूस्ड। इज इट क्लियर? आई एम टेकिंग माय फर्स्ट केस लैगिंग, यानी कि इंस्टेंटली जब हमारे पास ये फ्लक्स रोटर हमारा इस साइड मूव कर रहा है NS स्पीड से। ठीक है, इस चीज को बहुत केयरफुली नोट करना बेटा, हमारा जो रोटर है वो NS स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंड वी आर हैविंग जस्ट 1 पोल पेयर, यानी कि एक नॉर्थ है एक साउथ है। अगर मल्टीपल होंगे तो फिनोमिनन थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, लेकिन फिलहाल आप यहीं पे समझो कि वी आर हैविंग दीज नॉर्थ पोल, दीज आर एज साउथ पोल। ठीक है, लैगिंग नेचर है, लैगिंग नेचर में करंट जो डेवलप होगा वो 90 डिग्री बाद होगा डेवलप। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे जब मैंने फील्ड फ्लक्स मैंने यहाँ पे सप्लाई किया, इज इट क्लियर? जब मैंने यहाँ पे फ्लक्स सप्लाई किया तो इंस्टेंटली EMF मिल गया मुझे EA। ठीक है, बट द थिंग इज यहाँ पे मेरे पास कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है, रीजन ये है सिंपली कि ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये 90 डिग्री के बाद प्रोड्यूस होगा। क्लियर? 90 डिग्री इन टाइम में 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री किसमें? टाइम में। लेकिन हम जानते हैं हमारी सिंक्रोनस मोटर NS स्पीड से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जितना डिले ये आएगा उतना ही डिले हमारा स्पीड में आएगा, क्योंकि 120 F/P एग्जैक्टली मैप होगा। तो जब 90 डिग्री लैगिंग करंट प्रोड्यूस होगा तब तक ये रोटर मेरा थोड़ा सा और मूव कर जाएगा, एंड कितना मूव करेगा वो यही 90 डिग्री मूव कर चुका होगा। ठीक है, तो यानी कि उस टाइम पे मेरे पास जो रोटर की पोजीशन होगी वो कुछ इस नेचर की होगी।
दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल। ठीक है, यानी कि दिस, ठीक है। अब यहां पे जो करंट डेवलप होगा दैट विल बी डॉट शोन बाय डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशंस, दैट विल बी ऑफ आई ए मैग्नीट्यूड, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का होगा। एंड जब ये करंट डेवलप होगा इसकी फील्ड भी डेवलप होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो हमारी फील्ड ओरिएंटेशन भी हम अपवर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री का डिफरेंस। क्लियर, ये चीज समझ में आई? ये 90 डिग्री का डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ, इसको हम कहते हैं फाई ए आर। ठीक है, एग्जैक्टली ये भी नहीं है, ये तो एक्चुअली फेज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है फाई ए। एंड लेट अस कंसीडर दिस इज फाई एफ, ये फाई एफ था, सॉरी पहले से ही फाई एफ था। तो अब हमारे पास दो जो फ्लक्स डेवलप हुए हैं वो इस नेचर के हैं कि वो 90 डिग्री स्प्लिट हैं। एंड 90 डिग्री स्प्लिट भी कैसे? जो फाई एफ है दैट इज 90 डिग्री लीडिंग टू फाई ए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा फाई एफ हो गया, ठीक है, एंड ये मेरा हो गया फाई ए विच इज 90 डिग्री लैगिंग। ठीक है, तो अगर मेरे को इक्विवेलेंट फ्लक्स जो सिस्टम में जनरेट होगा वो कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? द फेजर सम ऑफ दिस इज नोन एज फाई ए आर। आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स जो डेवलप होगा दैट इज फाई ए आर। ठीक है, तो अब यहां से मेरे को आइडिया लग गया कि जब हम मतलब जब हम लैगिंग लोड पे काम करते हैं तो हमारा जो फ्लक्स डेवलप होता है वो 90 डिग्री लैगिंग डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, तो मेरा लैगिंग पावर फैक्टर पे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप होता है विच इज 90 डिग्री लैगिंग टू फाई एफ। इज इट क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब सेकंड केस की बात करेंगे। धीरे धीरे हम देखो सारी चीजें हम बात करेंगे, इलेबोरेट करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। अब धीरे धीरे हम आते हैं इन केस ऑफ यूनिटी केस। जब हम यूनिटी केस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास दिस इज माय ए एंड दिस इज माय आई ए। जब यूनिटी केस के बारे में बात करेंगे तो ईएमएफ डेवलप्ड अगर ए है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट डेवलप होगा, दैट इज आई ए इन नेचर। यानी कि अगेन रोटर पोजीशन उस केस में चेंज हो जाएगा। रोटर पोजीशन कैसे चेंज होगा? जब मेरा ईएफ मैक्सिमम हो, सॉरी ई ए मैक्सिमम होगा तब हमारा वहां पे करंट डेवलप होगा। एंड ई ए मैक्स कब होगा? ई ए मैक्स कब होता है? जब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करता है। एंड मैक्सिमम फ्लक्स कब लिंक करेगा? जब मैक्सिमम फ्लक्स इस डायरेक्शन का होगा, यानी कि दिस इज फाई एफ। तो यहां पे जो डेवलप होगा उस टाइम पे ईएफ डेवलप, ईए डेवलप होगा एंड उसी टाइम पे यहां पे करंट भी डेवलप होगा जब हम यूनिटी लोड की बात करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स डेवलप होगा वो यहाँ पे डॉट कन्वेंशन एंड क्रॉस कन्वेंशन की फॉर्म में होगा एंड इट विल बी सच, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अपोजिट नेचर की होगी। ठीक है, यानी कि वो यहां से डेवलप होगा एंड टुवर्ड्स नीचे की तरफ। तो ड्यूरिंग लीडिंग पावर यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, तो ड्यूरिंग यूनिटी पावर फैक्टर जो हमारा नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन डेवलप होता है,
ठीक है, पहला केस मैं लिख देता हूँ, लैगिंग के लिए हमारे पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, लीडिंग यूनिटी के लिए हमारे पास होता है डी मैग्नेटाइजिंग इन नेचर। ठीक है, क्लियर? तो इस टाइप का, यस सर। इस टाइप का हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप होता है। ठीक है, जबकि लीडिंग केस में हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप होता है। ठीक है, लीडिंग केस में क्या होगा, ईएमएफ जो डेवलप होगा दैट इज मतलब जो करंट है दैट इज ऑलमोस्ट लीडिंग इन नेचर। तो लीडिंग की वजह से, यानी कि जो करंट डेवलप होगा यहाँ पे, दिस इज माय ईए एंड जो करंट डेवलप हो रहा है दैट इज माय आईए। तो लीडिंग जो करंट डेवलप हुआ है, यानी कि रोटर मेरा इस पोजीशन में होगा 90 डिग्री और भी बिसाइड्स होगा, यानी कि इस पोजीशन पे रोटर मेरा एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, जब इस पोजीशन पे मेरा रोटर होगा, जब इस पोजीशन पे मेरा रोटर है, ठीक है, इस पोजीशन पे रोटर होने की वजह से ईएमएफ मेरा, जब ये रोटर ओरिजिनल पोजीशन यानी कि इस वर्टिकल पोजीशन पे आएगा तब मेरा मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप होगा। लेकिन जो यहाँ पे करंट डेवलप हो रहा है सिस्टम में वो 90 डिग्री लीडिंग है, जिससे कि रोटर के आने से पहले ही यहाँ पे करंट डेवलप है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा लैगिंग में, यूनिटी में और लीडिंग में। ठीक है, तो आई एम मिसिंग समथिंग, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो हमारा फ्लक्स डेवलप होता है लैगिंग में, लैगिंग में डीमैग्नेटाइजिंग डेवलप होता है बेटा। मैं आपको क्लियर करता हूं इसको थोड़ी देर में। एंड यूनिटी में हमारे पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। ठीक है, एंड थर्ड केस में हमारे पास हो गया दैट इज मैग्नेटाइजिंग नेचर। ठीक है, कैसे होता है इस पे आते हैं। देखो यहां पे हमारा फ्लक्स है दैट इज फाई एफ। ठीक है, यहां पे मेरे करंट डेवलप हो रहा है, दिस इज डॉट एंड दिस इज क्रॉस। ठीक है, तो करंट मेरा कहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है एंड यहां पे एंटर हो रहा है। तो जब मेरा करंट इस तरीके से चल रहा है तो जो मेरी फील्ड डेवलप होगी वो इस नेचर की होगी। यहां पे देखो, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट एंड दिस इज क्रॉस, यानी कि ये बाहर आ रहा है, ये इनवर्ट जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो फ्लक्स डेवलप होगा वो हमेशा इस नेचर का डेवलप होगा, फाई ए। ठीक है, तो एक फ्लक्स इस नेचर का 90 डिग्री टू दिस फ्लक्स डेवलप हमेशा 90 डिग्री होगा ऑफ द ओरिएंटेशन, जो कि आप राइट हैंड थंब रूल से लगा सकते हो। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो रूल आप लगाते हो इसके इंप्लीमेंटेशन से हम ये निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर। ठीक है, तो यहां से हम इवेल्युएट करेंगे द ओरिएंटेशन ऑफ माय फ्लक्स फाई ए। तो अब टोटल मेरा जो फ्लक्स होगा दैट इज फाई ए आर। यहां पे हमने देखा लीडिंग केस में जो टोटल फ्लक्स है दैट इज फाई एफ प्लस फाई ए आर, फाई ए। ठीक है, तो इस नेचर का, सिंस इट इज एडिटिव इन नेचर, इसलिए हम कहते हैं इसको मैग्नेटाइजिंग, यानी कि जितना फ्लक्स आपको डेवलप करना था उससे कहीं ज्यादा फ्लक्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इट इज मतलब ये सोच लो, मतलब दिस इज थिंकेबल थिंग कि जितना आप चाह रहे हो उससे कहीं ज्यादा फ्लक्स जब आपको मिल रहा है तो इट इज एडिटिव इन, मतलब प्रॉफिटेबल टू यू। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादातर हमारा जनरेटर जो है लीडिंग पावर फैक्टर्स पे ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे पास जो फ्लक्स नेचर हो, डेवलप हो, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन जो डेवलप हो वो मैग्नेटाइजिंग नेचर का हो। जितना हमें डेवलप करना था उससे ऑटोमेटिकली वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ इज वेल गुड इन नेचर, यानी कि यहाँ पे जो ईएमएफ सस्टेन्ड होती है, जो डेवलप होती है, दैट इज अच्छी, दैट इज गुड नेचर की ईएमएफ डेवलप होती है। लेकिन जब हम यूनिटी लोड की बात करते हैं तो यूनिटी लोड में हमारे पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप होता है,
एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कैसे होता है, इस रोटर को ओरिएंटेशन हमारी ये हो जाती है। तो अब अगेन रोटर का फ्लक्स फाई एफ ये है, लेकिन यहां पे डॉट एंड यहां पे क्रॉस, ओरिएंटेशन ऑफ फ्लक्स इज दिस, ठीक है। तो फाई ए ये हो गया, तो आपके पास फाई ए आर ये हो गया, ठीक है। 90 डिग्री है, इसकी वजह से हम कहते हैं इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, यानी कि थोड़ा सा चेंज नेचर का मिला है, ठीक है। तो ये चीज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डेवलप हुई है, जबकि लीडिंग केस में हमारे पास जो डेवलप हुआ है, लीडिंग केस में क्या है, मैग्नेटाइजिंग, यूनिटी केस में हमारे पास क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर। एंड जब उस डायरेक्शन में जाओगे तो दिस डायरेक्शन में दिस ओरिएंटेशन रिमेन्स एज इट इज, तो फाई एफ एंड फाई ए, तो इक्विवेलेंट हमारे पास मिल गया फाई ए आर, ठीक है। तो ये चीजें हैं जनरेटर्स में। तो यहां पे आप आर्मेचर रिएक्शन से अब आइडिया लगा सकते हो, एसी के केस में द इफेक्ट्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट लोड्स, ठीक है। क्लियर, इस चीज को क्लियर हुआ? थोड़ा सा टाइम लेगी आपको सोचने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें कि व्हाई द इफेक्ट्स आर डिफरेंट, बिकॉज लोड एसी डीसी में क्या था, आप कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हो, कांस्टेंट करंट ड्रॉ कर रहे हो, तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम नेचर का करंट था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो करंट डेवलप होता है वो डिफरेंट नेचर का हो सकता है, लैगिंग नेचर का, यूनिटी नेचर का, या लीडिंग नेचर का, ठीक है। तो जब लैगिंग नेचर का डेवलप होगा तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन डेवलप होता है। जब हमारे पास यूनिटी लोड होता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर का डेवलप होता है, वेयर एज जब हमारे पास लीडिंग होता है तो मैग्नेटाइजिंग नेचर का डेवलप होता है। तो इनके अपने फायदे हैं, ठीक है। फायदा क्या है, लैगिंग नेचर का हमें क्यों डेवलप करना होता है, लैगिंग नेचर का आर्मेचर रिएक्शन मतलब आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, मैं बता देता हूं होता क्या है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आपने मान लिया आपके पास जो मशीन है वो एक लिमिटेड कोर की है, ठीक है, यानी कि लिमिटेड डायमेंशंस की है। आपने जब लिमिटेड डायमेंशंस बनाए हैं तो उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैन बी कंटेन्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंफिनिटी अमाउंट का फ्लक्स उसमें ले जा सकते हो एक कोर के अंदर, ठीक है। तो जब हम कोर को हमें फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए हमारे पास 1.2 टेस्ला की कोर थी, ठीक है, हमारे पास 1.2 टेस्ला की कोर है। एंड किसी तरीके से हमने क्या किया, केवल हमने 1 टेस्ला मैक्सिमम रेटिंग हमने उसकी ले ली कि 1 टेस्ला तक हमारी वो मैक्सिमम रेटिंग तक सस्टेन्ड होना चाहिए कि इट कैन हैव अ कोर कंटेन्ड हैविंग अ फ्लक्स ऑफ 1 टेस्ला यूनिट्स। तो अब हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड अप किया, चलो 1.2 तक तो ठीक है, लेकिन जब हम 1.2 के बियॉन्ड जाएंगे, यानी कि हमें जाना क्यों पड़ेगा, क्योंकि डीमैग्नेटाइजिंग, अगर हम लैगिंग केस की बात कर रहे हैं तो डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप हो रहा है। डीमैग्नेटाइजिंग से हुआ क्या, जो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स था दैट इज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड, एंड लोअर मैग्नीट्यूड का फ्लक्स है, इसकी वजह से जो ईएमएफ डेवलप होगी मेरी आर्मेचर कंडक्टर्स में वो स्मॉल नेचर की होगी, थोड़ी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा। जब मैं फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ दोबारा से बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ये ईएमएफ बढ़ेगी थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा एंड अगेन द प्रोसेस इज रिपीटेड। वहां पे मेरे फाई ए आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब आर्मेचर फ्लक्स बढ़ गया तो उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं वी ऑलवेज ऑपरेट द मशीन बिटवीन यूनिटी एज वेल एज लीडिंग लोड्स, ठीक है। तो कभी भी जनरेटर्स की बात करेंगे तो हम हमेशा यूनिटी और लीडिंग के बीच की बात करेंगे, वी नेवर टॉक अबाउट यूनिटी एंड लैगिंग लोड्स। इसीलिए आपने देखा होगा जनरेटर्स ऑलवेज हैव ई एंगल डेल्टा, ठीक है, ई एंगल डेल्टा, जबकि आपको एट टाइम्स वोल्टेज में वी एंगल -5 मिलता है, या कई बार देखा होगा वी एंगल लैगिंग, इस टाइप से लिखते हैं हम, ठीक है।
तो ई एंगल डेल्टा क्या रिजेंबल करता है? रिजेंबल ये करता है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट लीडिंग वोल्टेजेस, ठीक है। तो एक्चुअल में जो जनरेटर में ईएमएफ डेवलप होता है दैट इज ऑलवेज लीडिंग इन नेचर, वेयर एज द वोल्टेज ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द जनरेटर इज नॉर्मल वोल्टेज, ठीक है, जो कि आपका किसी भी नेचर का हो सकता है, बट कंटेन्ड विद इन यूनिटी एंड लैगिंग नोड्स, ठीक है। तो इस अगर आपको जैसे लास्ट टाइम हमने विजिट कराया था किसी मतलब कॉलेज के सब स्टेशन पे, मतलब लोकल एरिया पे, तो हमने क्या किया था, एक देखा था आप सभी लोगों ने, एक पीएफ मॉडिफायर लगा रखा है पूरे कॉलेज के लिए, ठीक है। जनरेटर रूम में आपने जाके देख भी सकते हो कभी भी। सर हाँ, वहां पे पीएफ मॉडिफायर एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो ऑलमोस्ट यूनिटी लोड रख रहा है। एंड वाई यूनिटी लोड क्यों रखना है उसे यूनिटी लोड? ताकि यूनिटी जब हम लोड रखेंगे तो हमारा वोल्टेज मतलब जो प्रोड्यूस होगा वो इसी नेचर का प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेवलप होती है हमारी, थोड़ी बहुत क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर की फ्लक्स डेवलप होती है, ठीक है। तो अब अगर आपको देखना है इन दोनों लोड जो है मेरा कुछ इस तरीके से है, इन दोनों के कहीं बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये 90 परफेक्टली 90 डिग्री लैगिंग है, ये परफेक्टली 90 डिग्री लीडिंग है। अगर इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं मेरा जो लोड है दैट इज 30 डिग्री लीडिंग इन नेचर, तो जो फ्लक्स डेवलप होगा वो कैसा होगा? वो इन दोनों के बीच का होगा, यानी कि कुछ होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड कुछ होगा मैग्नेटाइजिंग नेचर का। क्यों? क्योंकि जो करंट डेवलप होगा उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इज EA, ठीक है, एंड लेट अस कंसीडर दिस इज माय IA। तो हम इसके दो पार्ट इवेलुएट कर लेते हैं, एक बना लेते हैं IA डैश, एक बना लेते हैं IA डबल डैश, ठीक है। तो एक कंपोनेंट क्या डेवलप करेगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, वेयर एज दूसरा कंपोनेंट क्या डेवलप करेगा? मैग्नेटाइजिंग नेचर, ठीक है। सिमिलरली विद अदर केसेस, अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूंगा तो मेरा जो फ्लक्स डेवलप होगा दैट विल बी डीमैग्नेटाइजिंग एज वेल एज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, दोनों नेचर्स के साथ डेवलप होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, इसकी वजह से हमारा होगा लैगिंग केस, ये सॉरी लैगिंग केस है, लीडिंग नहीं है, लीडिंग ऊपर आता। हाँ, चलिए, तो लैगिंग केस है, तो लैगिंग केस में कैसा डेवलप होगा? डीमैग्नेटाइजिंग नेचर का। इज इट क्लियर? अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो ही और शी कैन आस्क, यू हैव 5 मिनट्स। हेलो, यस सर। यू आर हैविंग हाँ 5 सर। मिनट्स। हाँ, अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी समथिंग। आर्मेचर रिएक्शन में कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। सर आज और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद पूछ लेंगे सर। चलिए ठीक है, मैं आपकी वीडियो शेयर कर दूंगा। आई विल बी ऑल्सो विल बी डिलीवरिंग थर्ड लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं इसके आगे बियॉन्ड द सिलेबस जाऊं, इसके आगे कुछ और बताऊं टॉपिक्स, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन के आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इन द थर्ड लेक्चर, एंड क्विज भी मैं उसी टाइम प्लान कर लूंगा, ठीक है। आई विल बी सबमिटिंग 2 क्विजेज दैट टाइम, जो फर्स्ट लेक्चर से कंसर्न होगा एज वेल एज सेकंड क्विज हम सेकंड लेक्चर से उससे रखेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर सर ये जो लैगिंग और लीडिंग की बात कर रहे हैं लोड का, मतलब कि हम कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से लैग होगा या लीड होगा? हाँ कि बेटा। मतलब लोड, अगर लोड हमारा कैपेसिटर होगा तो लीड होगा और ये इंडक्टर होगा तो लैगिंग होगा? जी, लोड कभी वही लोड, कैपेसिटर नहीं होता। ठीक है बेटा। वो डिपेंड करता है बेटा, अगर आपकी लैब्स में तो आप कर सकते हो ना। हालांकि इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो लीडिंग लोड इज पॉसिबल, बट इन लैब्स, स्पेशली लैब्स, you can have leading load, you can have lagging load, you can have unity load। तो हम केवल स्टडी पर्पस के लिए ये काम पढ़ रहे हैं कि लीडिंग लोड होता है तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन हालांकि इन द इंटायर वर्ल्ड ऑल द लोड्स आर आइदर यूनिटी और लैगिंग, ठीक है। यहां तक कि आप CFL, LED, ये सारी चीजें ये भी आपकी लैगिंग लोड में ही कंसिडर होती हैं,
ठीक है, क्लियर? ओके बट सर। ओके सर। yes, although we are not having lagging loads, but we are studying leading loads as well. कंडीशन नेचर तो हो सकता है ना बेटा, उस नेचर का लोड तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, फैन हो सकता है। फैन फैन में तो सर कैपेसिटर ही होता है, तो उसमें तो फिर लैगिंग होता होगा ना। नहीं बेटा, लीडिंग बेटा, कैपेसिटर कैपेसिटर में बेटा मैं बताता हूँ आपको, कैपेसिटर जो होता है वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द रेटिंग लगाया जाता है, यानी कि 30% रेटिंग ऑफ द फैन। तो फैन का लोड अगर मैं मान लेता हूँ 50 वॉट किलोवाट है या वॉट्स है, अगर 50 वॉट का मेरे पास फैन लगा हुआ है तो उसमें केवल मैं 10 वॉट या 20 वॉट का कैपेसिटर लगाता हूँ। तो अगर मैं इतना कम लगाऊंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोरोवर वो केवल एक ही फील्ड में लगाया जाता है, दूसरी फील्ड फिर भी लैगिंग है, ठीक है। तो जिसकी वजह से नेट जो करंट ड्रॉन होता है, नेट करंट की बात हो रही है यहाँ पे, नेट करंट जो ड्रॉ करता है मेरा फैन वो हमेशा लैगिंग लोड होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फैन लैगिंग लोड डेवलप करता है, क्लियर? ओके सर। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एक्चुअल में जनरेटर्स के अंदर, क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, फ्लक्स क्यों लैगिंग नेचर का है, क्यों लीडिंग नेचर का है, क्यों है, ठीक है। कन्फाइंड टू फ्लक्स। हेलो चलिए, हाँ बेटा। सर, अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, लीडिंग और लैगिंग लैगिंग का? बेटा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अंडर एक्साइटेशन अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर जाऊंगा तो चीजें आपको मतलब अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की टर्म्स में समझानी पड़ेंगी, तो वो आपका जब समझाएंगे अंडर एक्साइटेशन, जब जैसे जैसे हम वेरिएबल लोड्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल आप आर्मेचर रिएक्शन समझो कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे डेवलप होता है, अगर मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इन योर सिलेबस एंड विल बी कवर्ड लेटर। अगर आप मैं लेटर वाली चीज मैं आज पढ़ा दूंगा तो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। वहां पे आप क्या किसकी बात कर रहे हो, वहां पे एक्साइटेशन की बात कर रहे हो, इस चीज की बात कर रहे हो। यस सर, यस तो सर। वहां पे एक्साइटेशन इस चीज को मैं भूल जाऊंगा, उस चीज उस टाइम पे कि लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, लोड, मैं इस चीज को भूल जाऊंगा। वहां पे लोड नेचर केवल एक ही रखूंगा मैं, यूनिटी, यस ठीक सर। है। तो वहां पे लोड नेचर या तो मैं लैगिंग रखूंगा या यूनिटी रखूंगा, कोई एक लोड नेचर के लिए मैं आपको बताऊंगा अगर ये कम वोल्टेज डेवलप करता है तो क्या होगा। जी सर। ओके सर। हेलो हेलो, सर आप जी सर। आपकी आवाज, यस सर अभी आई। क्या मैं आवाज ऑडिबल नहीं हूँ? आ रही। यस सर, यस। बीच बीच में पता नहीं कहीं चली जाती है, आवाज बहुत कम आने लगती है सर। हेलो हेलो। यस यस सर। सर, यस सर। बोलिए। कोई सर तो गए, चलो छोड़ दो क्लास। मुझे भाई जी और ना बताइए क्विज का कैसे करना है, क्विज देने के बाद जब आवे। क्विज ना करनी है आज, क्विज को थर्ड लेक्चर में मिलेगी, वही करनी है, दोनों लेक्चर की एक साथ मिलेगी क्विज। चलो तो फिर चले फिर, हम्म। बताओ। चलो। अब टाइम तो हो गया, चल देना अब। प्रभात अबे लगा दिए।